ये पैथोजेनेसिस एक तो हमने आपको बताई थी कि जब भी कहीं भी एलर्जेंस आते हैं हमारी बॉडी में, है ना, मोटी मोटी चीजें आप लोग याद कर लो, तो ये जो एलर्जेंस आते हैं ये हमारी मास्ट सेल को एक्टिवेट कर देते हैं। और मास्ट सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल्स भरे होते हैं। 3-4 केमिकल्स के आपको नाम याद कर लेने, है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन, ये सब मास्ट सेल के अंदर भरे होते हैं। इनको हम मिला के एक वर्ड यूज करते हैं, और वो है इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। तो मास्ट सेल के अंदर क्या भरे रहते हैं? इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। कौन कौन से इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं? तो प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर एंड 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। ठीक है। अब ये जब इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं तो ये हमारी जो ब्रोंकस की स्मूथ मसल्स हैं उनको क्या करा देते हैं? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करने की वजह से ही हमने बताया था आपको एस्थमा प्रेसिपिटेट हो जाता है। प्रेसिपिटेट होने का मतलब है ना अटैक पड़ जाना, क्योंकि जैसे ही ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, है ना, मरीज ऑक्सीजन इतनी नहीं ले पाएगा, रेस्पिरेशन सांस नहीं ले पाएगा, ऑक्सीजन कम पड़ने लगेगा, और इसी को हम लोग एस्थमा बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप देखो इलाज में आपको यहीं पे पहले बता दूं। अब इलाज क्या है कि हमारी जो फेफड़े की नली है वो सिकुड़ गई है, हमें क्या करना है? उसको दोबारा से फैलाना है। तो अभी हमने फार्मा में पढ़ाया, इसलिए मैं यहीं पे दोबारा फटाफट बता दे रहा हूँ कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इन दोनों में बैलेंस बना हुआ है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा कब काम करता है? स्ट्रेसफुल कंडीशन में। पैरासिम्पैथेटिक काम कब करता है? रेस्ट एंड डाइजेस्ट में। अभी बताया था ना। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर हमारा स्टिमुलेट हो जाए तो ये क्या करेगा? ब्रांको डायलिटेशन। और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट हो जाए तो ये क्या करेगा? ब्रांको कॉन्स्ट्रिक्शन। याद है ना सबको? अभी बताया था। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि अगर हमें एस्थमा का ट्रीटमेंट करना है तो फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा हम लोग क्या दे सकते हैं? तो हमें ब्रांको डायलिटेशन कराना है। ब्रांको डायलिटेशन कराने का मतलब आप समझ रहे हो कि हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ा दें। ऐसी दवाइयां जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपैथोमाइमेटिक। तो सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग हम लोग दे सकते हैं। दूसरा, पैरासिम्पेथोमाइमेटिक क्या करता है? ब्रांको कॉन्स्ट्रिक्शन। तो पैरासिम्पेथेटिक को हम लोग ब्लॉक कर दें। अगर पैरासिम्पेथेटिक को ब्लॉक कर देंगे तो ब्रांको कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो पाएगा, तो ब्रांको डायलिटेशन हो जाएगा। तो यानी कि दूसरी टाइप की जो ड्रग है वो क्या हो जाएंगी? पैरासिम्पेथोलाइटिक। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था? एंटी कोलिनर्जिक। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। अब आप समझ में आ गए। तो एस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए दो टाइप की दवाइयां हम लोग यूज कर सकते हैं, एक सिंपैथोमाइमेटिक और दूसरी पैरासिम्पेथोलाइटिक। इन दोनों को देने से हमारा क्या होगा? है ना, ब्रांको डायलिटेशन हो जाएगा। तो इनमें से अगर हम कोई भी दें, है ना, कॉल्ड एज ब्रांको डायलेटर्स। क्योंकि ये क्या करती हैं? ब्रोंकस को डायलेट कर देती हैं। ये बात में समझ में आ गई है आपको? आ रही है ना भाई समझ में? बताओ चैट सेक्शन में।
आ गया सबको समझ में? बढ़िया। तो शिवम, रिजोल, रजिया, मुन्ना, मोहम्मद, मितेंद्र, हिना, हलीमा, अधिश्री। वेरी गुड, सबको समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग अब। तो एस्थमा में हम लोगों ने ये बातें पढ़ी थी, है ना? तो यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि दो चीजें याद कर लेना। एक जो है कर्समैन स्पाइरल्स। कर्समैन स्पाइरल्स क्या होते हैं? ये डीजनरेटेड रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है, क्योंकि जिसमें इन्फ्लेमेशन होता है तो अंदर हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसकी एपिथेलियम डीजनरेट हो जाती है, और ये ट्विस्टेड स्ट्रिप्स के फॉर्म में दिखते हैं। इनको हम लोग कर्समैन स्पाइरल्स बोलते हैं। ठीक है। दूसरा मैंने क्या कहा था, आप याद करना, चारकोट लीडेन क्रिस्टल्स। और ये स्पूटम में डायमंड शेप्ड के क्रिस्टल मिलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं चारकोट लीडेन क्रिस्टल। अब क्लिनिकल फीचर देखो क्या मिलेगा। तो एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर होता है डिस्निया। डिस्निया, कितने लोगों को पता है डिस्निया क्या होता है? व्हाट इज द डिस्निया, जल्दी से बताओ। अधिश्री, हिना, शिवम, व्हाट इज द डिस्निया? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। पेनफुल भी बोल सकते हैं, लेकिन बोला नहीं जाता है, दिस वर्ड हम लोग पेन के लिए यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, क्योंकि ऑक्सीजन कम पड़ जाती है। ऑक्सीजन कम पड़ने की वजह से डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रेथलेसनेस हो जाती है ना? इसको हम लोग बोलते हैं पैरोक्सिस्म ऑफ डिस्निया। पैरोक्सिस्म का मतलब होता है ना, सडन या एक्यूट अटैक। एंड डिस्निया का मतलब आप लोग याद कर लेना यहाँ पे, डिस्निया का मतलब है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। और यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, ब्रेथलेसनेस। ब्रेथलेसनेस का समझ में आ गई? ब्रेथ, ब्रेथ जो है, जो हमारी सांस है, ये कम पड़ने लगती है, लेस, ब्रेथलेस हो जाते हैं हम लोग, है ना? तो ब्रेथलेसनेस हो जाती है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ना? और ब्रेथलेसनेस होती है जब ऑक्सीजन कम पड़ने लगती है, तो रेस्पिरेटरी रेट हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है, लेकिन मरीज उस ऑक्सीजन को पूरी करने के लिए जल्दी जल्दी सांस लेने लगता है। जैसे हम लोग दौड़ते हैं ना, तो खूब जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, तो अस्थमा के मरीजों का रेस्पिरेटरी रेट बहुत बढ़ जाता है और सांस कम पड़ने लगती है, ब्रेथलेसनेस हो जाती है। या हम क्या बोल सकते हैं, पैरोक्सिस्म ऑफ डिस्निया, दैट इज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। इसके अलावा जब हमारी ये नैरो हो जाती है जो हमारी, तो उसकी वजह से खांसी आने लगती, कफ हो सकता है, बलगम वाला भी हो सकता है, सूखी खांसी भी आ सकती है। दूसरी एक और बड़ी मजेदार बात, मैं ये आपकी ट्रेकिया है। अब एस्थमा में क्या हो गया, ये एकदम पतली सी हो गई, है ना, तो ये सिकुड़ जाती है। अब अगर ये सिकुड़ गई, ठीक है, अंदर का मैंने आपको फोटो दिखाया था, कहीं पे लगा था कि नहीं लगा था? हाँ, ये देखो, ये सिकुड़ गई। अब अगर इतनी आपकी कम हो गई अंदर की, तो इतनी पतली जगह से जब हवा पास होती है तो सीटी बजने लगती है, तो मरीज के सीने से सीटियां बजने लगती है। इसको हम लोग बोलते हैं, है ना, विस्लिंग साउंड। तो विस्लिंग साउंड आने लगती है, सीटियां बजने लगती हैं, है ना? कभी अस्थमा के मरीज अगर एडमिट हो तो देखोगे, तो उनके फेफड़े से, या कई बार आपने जब लोगों को जुकाम सर्दी कस के हो जाता है जकड़ा टाइप का, तो उनके सीने से देखोगे इस टाइप की आवाजें आती हैं। इन्हीं आवाजों को हम लोग रोंकाई बोलते हैं, और इनको स्टेथोस्कोप से भी हम लोग आसानी से सुन सकते हैं। यह वीजिंग बोलते हैं। तो सीटी जैसी जो आवाज आती है, वीजिंग या रोंकाई बोला जाता है, ये आप लोग याद कर लो।
अब जब एस्थमा का अटैक पड़ता है तो ये आपकी नलियां क्या होती है, सिकुड़ जाती है। लेकिन ये जो अटैक होता है, आप लोग याद कर लो, फ्यू मिनट्स टू आवर्स, कुछ मिनट से कुछ घंटे के लिए पड़ता है, और उसके बाद अपने आप से ठीक भी हो सकता है। कभी कभी नहीं ठीक होता है, लगातार अटैक पड़ता रहता है। अगर लगातार अटैक पड़ता जाए तो ऐसी कंडीशन को हम लोग स्टेटस एस्थमेटिकस बोलते हैं। तो व्हेन अटैक्स अकर कंटिन्यूअसली देन इट इज कॉल्ड एज स्टेटस एस्थमेटिकस। ये बहुत खतरनाक होता है, मरीज की डेथ भी हो सकती है। तो ऐसे में हमें तुरंत एडमिट करके उसको इलाज करना होता है। फार्मा में आपको बताएंगे कि क्या इलाज करना है। तो सिम्टम समझ में आ गए। तो एक आपको क्या याद रखना है, ब्रेथलेसनेस याद रखनी है या डिस्निया याद कर लो। दूसरा आपको क्या याद रखना है, वीजिंग। वीजिंग क्या होती है, विस्लिंग साउंड होती है, और इसी को हम लोग रोंकाई बोलते हैं। अटैक्स हमारे फ्यू मिनट टू फ्यू आवर्स हो सकते हैं, और अगर लगातार अटैक पड़े तो हम इसको स्टेटस एस्थमेटिकस भी बोलते हैं। अब आप देखो, ट्रीटमेंट वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया है ना। तो ट्रीटमेंट में क्या है, ब्रांको डायलेटर्स यूज कर सकते हैं। और ब्रांको डायलेटर्स मैंने दो आपको बताई, ये दोनों हमारी क्या है, सिंपेथोमाइमेटिक। ठीक है। और इसके अलावा हमने बताया था और कौन सी दे सकते हैं, सिंपेथोलाइटिक्स भी दे सकते हैं, एंटीकोलिनर्जिक। वो अलग हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तो सिंपेथोमाइमेटिक्स यहाँ दो दवाइयां जो बहुत पॉपुलर हैं, सरबूटामॉल एंड टर्बूटालिन, ये आप याद कर सकते हैं। तो सल्बूटामॉल एंड टर्बूटालिन, ये सिंपेथोमाइमेटिक ड्रग्स हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ाती हैं। ब्रांको डायलेटर इनका काम है, और ये एस्थमा में दी जाती है। दूसरी बात कि जो इन्फ्लेमेशन था, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दी जाती है। और बहुत इंपॉर्टेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं कार्टिकोस्टेरॉइड्स। तो कार्टिकोस्टेरॉइड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा। कार्टिकोस्टेरॉइड्स के आप लोगों ने नाम पता होंगे, हाइड्रोकार्टिसोन, बीटामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, ओमनाकॉर्टिल ब्रांड नेम है। ये सारी दवाइयां हम लोग ब्रोंकियल एस्थमा में यूज कर सकते हैं। तो अब एक बार चैट सेक्शन में आ जाओ। तो भाई थोड़ा थोड़ा तुम लोगों को एस्थमा के बारे में बेसिक समझ में आए। अब इसकी डिटेल आप लोग थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में जब मेडिसिन में पढ़ोगे तो ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि फार्मा और पैथो सेकेंड ईयर के हिसाब से क्लासेस होती हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिक ही सीखना होता है। राइट। तो जल्दी से बताओ, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग को हम लोग क्या बोलते हैं। तो डिस्निया बोलते हैं, डिस्निया। फिर बताओ, जो स्पूटम में हमारे जो क्रिस्टल मिलते हैं, डायमंड शेड क्रिस्टल, उन क्रिस्टल्स को क्या बोलते हैं। वेरी गुड अलीमा, चारकोट लेडन क्रिस्टल। और जो हमारे रेस्पिरेटरी एपिथेलियम होता है ना, वो डिजेनरेट होके स्पाइरल स्ट्रिप में आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कर्शमैन स्पाइरल। मुन्ना ने नाम अच्छा रखा है, क्रशमैन। हम लोगों का क्रश होता है ना सबका, तो ये सही है, क्रशमैन याद कर लो। किस बीमारी में क्रश हो जाता है, एस्थमा में। ऑक्सीजन नहीं मिल रही लेकिन क्रश हो जाएगा। ठीक है।
सल्बूटामॉल एंड टर्बूटालिन, ये किस ग्रुप की दवाइयां हैं? तो ये सिंपैथोमाइमेटिक। कौन सी दवाइयां हैं? सिंपैथोमाइमेटिक। वेरी गुड। ठीक है, एंटी एलर्जी। ठीक है, तो अगली बीमारी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं, है ना। और इसके बाद जो है, मैंने जैसा कि आपसे बोला था कि 16 जून से 16 जुलाई के बीच में हम कोशिश करेंगे कि आपका कोर्स थोड़ा ज्यादा हम खींच दें, क्योंकि समर वेकेशन रहेंगी हमारी, थोड़ा सा टाइम रहेगा, तो उस समय मैं आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ा के आपका कोर्स, क्योंकि बहुत पीछे चल रहा है, तो वो हम कवर कराएंगे। एक बस मैं आज आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, और बीमारी का नाम है ब्रोंकेक्टेसिस। तो यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक्टेशिया वर्ड है, और एक्टेशिया का मतलब होता है डायलिटेशन। बस थोड़ा सा आज आपको बता दूंगा, तो जिससे कि आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाए। तो ब्रोंकेक्टेसिस में क्या होता है, हमारे जो ब्रोंकस होते हैं ये परमानेंट डायलेट हो जाते हैं। तो परमानेंट डायलिटेशन ऑफ वन और मोर ब्रोंकाई। अब ये बीमारी समझ में आ गई आपको, ब्रोंकेक्टेसिस क्या है? तो ब्रोंकेक्टेसिस की बीमारी जो है, यहाँ पे देखो डिफिनीशन लिखी हुई है। ब्रोंकस का मतलब क्या होता है? एयरवे। एंड एक्टेशिया का मतलब होता है डायलिटेशन। तो एबनॉर्मल इरिवर्सिबल डायलेटेड ब्रोंकाई, आप बस इतने याद कर लो। एबनॉर्मल इरिवर्सिबल डायलेटेड ब्रोंकाई, इसको बोलते हैं ब्रोंकेक्टेसिस। एक अगर आप देखो, ये यहाँ पे, ये देखो, ये यहाँ पे ऐसा है, और यहाँ पे देखो कैसा हो गया। तो आपके ब्रोंकस खराब हो गए, आपके जो एयर ट्यूब है वो खराब हो गई, है ना। इसी बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंकेक्टेसिस। ये देखो, ये डायलेट हो गया, डायलेट हो गया तो क्या हो गया? ब्रोंकेक्टेसिस। ये समझ में आया आप लोगों को? अब अगर आप देखो, तो ब्रोंकेक्टेसिस आपकी यहाँ पे पहले देख लो, चार टाइप की है। डायलिटेशन कैसे कैसे हो सकते हैं? तो बहुत आसान है। तो पहला है सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल का मतलब आप पहला समझ रहे हैं, ए वाला, है ना, सिंपल ये। ठीक है, तो आपकी एयर ट्यूब पतली सी थी, और अब ये क्या हो गई? डायलेट हो गई, तो ये क्या हो गया? सिलेंड्रिकल। दूसरा है फ्यूजीफॉर्म या स्पिंडल शेप। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? फ्यूजीफॉर्म। ठीक है, तीसरा है सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है फ्यूजीफॉर्म, यहाँ पे बी लिख देता हूँ। फिर है सेकुलर, सेक्यूल बन जाना, तो इस टाइप से एक पाउच बन गया, सेकुलर। और चौथा है वेरिकोस। वेरिकोस तो आपको पता ही है ना, ये इस टाइप से हो जाए, वेरिकोस। तो फिर से देख लो, ब्रोंकेक्टेसिस अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट इज द ब्रोंकेक्टेसिस, तो डिफिनीशन आप बता दोगे। एक्टेसिया का मतलब डायलिटेशन है, तो ब्रोंकेक्टेसिस का मतलब इरिवर्सिबल एबनॉर्मल डायलिटेशन ऑफ ब्रोंकस। चार टाइप का मैंने आपको बताया, कौन कौन से चार टाइप के हैं। तो सिलेंड्रिकल हो सकता है, फ्यूजीफॉर्म हो सकता है, सेकुलर एंड वेरिकोस। ठीक है, तो याद रहेगा सबको। तो इस बीमारी के बारे में कल फिर हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और इसके क्या पैथोजेनेसिस है, कैसे हो जाती है, फेफड़े में ये सब क्यों होता है, क्या लक्षण होते हैं इस बीमारी के, है ना, और क्या इनसे दिक्कतें आने वाली हैं। तो आज इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट टू ऑल।